ऐसा कौन सा हेडेक है जो माइग्रेन की तरह सर के सिर्फ आधे हिस्से में होता है? क्लस्टर हेडेक को क्लस्टर हेडेक क्यों कहा जाता है? और व्हाट इज हॉर्नर सिंड्रोम और उसका क्लस्टर हेडेक के साथ क्या रिलेशन है? ये सब चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजोग मेकेवार। आई एम एन इंटरवेंशनल स्पाइन एंड पेन फिजिशियन एंड ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ जीविशा स्पाइन पेन एंड रीजनरेटिव हॉस्पिटल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ क्लस्टर हेडेक। तो जैसे कि हमने माइग्रेन के वीडियो में देखा था कि सब जो प्राइमरी हेडेक्स होते हैं उनका जो कारण होता है, बेसिक कारण होता है, इज सम जेनेटिक म्यूटेशंस व्हिच आर प्रेजेंट सिंस बर्थ। क्लस्टर हेडेक में जो जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं वो स्पेसिफिकली ब्रेन के ऐसे एरिया में होते हैं जिसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ऐसा सेंटर है ब्रेन का जो हमारे बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस जैसे कि हंगर, थर्स्ट, ये सब चीजें जो है वो हाइपोथैलेमस वाले एरिया में से कंट्रोल की जाती है। सो बिकॉज ऑफ दीज जेनेटिक म्यूटेशंस देयर इज व्हाट इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन। जैसे कि अलग अलग तरीके के प्राइमरी हेडेक्स में ट्रिगर्स होते हैं, वैसे ही हमारे जो क्लस्टर हेडेक है उसमें भी देयर आर सम ट्रिगर्स, जैसे कि मेल स्मोकिंग, रेड वाइन and any kind of stress. So these are the triggers which can actually bring about the hypothalamic stimulation because the hypothalamus is oversensitive. Now because of this hypothalamic overactivation there are some things happening. So it basically causes the hyperactivation of the parasympathetic system. ओके और आपको हमारी पिछले वीडियो से पता चला होगा कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो हमारे चेहरे को कंट्रोल करता है वो कहां पे होता है? वो होता है स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लियन, एसपीजी। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इन क्लस्टर हेडेक? देयर इज हाइपर एक्टिविटी ऑफ द स्फीनोपैलेटाइन ganglion. Now we know that the sphenopalatine ganglion supplies some important structures of the face like the lacrimal glands, the nasal glands. तो अगर इन दोनों ग्लैंड्स की हाइपर एक्टिविटी होगी तो क्या होगा? देयर विल बी इंक्रीज्ड लैक्रिमेशन, देयर विल बी टीयरिंग ऑफ आईज एंड देयर विल बी राइनोरिया। तो नाक और आंख से बहुत ज्यादा पानी आने का जो सिम्टम है वो क्लस्टर हेडेक में बिकॉज ऑफ पैरासिम्पैथेटिक ओवर एक्टिविटी देखा जाता है। सेकेंडली व्हाट इट विल कॉज? इट विल कॉज द वासोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ओके, तो ब्लड वेसल्स में वासोडाइलेशन बेसिकली अगर होगा और उसकी परमेबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? देयर विल बी लोकल इन्फ्लेमेशन। सो if that the vasodilation of the blood vessels is happening near the cornea, yeah, near your eyeballs, then what will it is called? It will cause the redness of eyes. So this is a typical feature which is seen in the patients of cluster headache. Now if there is vasodilation of the blood vessels in the brain, so brain vessel vasodilation, then like any other primary headache it will cause neurogenic inflammation. ओके, सो हमारे ब्रेन में बहुत नर्व्स के आसपास और वेसल्स के आसपास बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन एंड इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। नाउ as discussed in our previous videos, the nerve which predominantly supplies all the structures of the brain and the face is your cranial nerve 5. Okay, cranial nerve 5 is your trigeminal nerve. Now trigeminal nerve will sense this inflammation. It will then send its signals towards the brainstem, that is the thalamus, and from thalamus it will be relayed to the cortex of our brain, specifically the sensory cortex, and it will sense this inflammation in the brain areas as the headache. Okay, so this is broadly what is happening in cluster headache. Along with this, one more typical feature that is happening in the patients of cluster headache is जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो ब्रेन में एक स्पेसिफिक वीनस साइनसेस का एक जंक्शन रहता है जिसे हम बोलते हैं
cavernous sinus. So when there is inflammation in this cavernous sinus, the sympathetic nerves which pass through this cavernous sinus, they are compressed. So in sympathetic nerves के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है. और ये सिंपैथेटिक नर्व्स किसको बेसिकली सप्लाई कर रहे हैं? दे सप्लाई आवर प्यूपिल्स ऑफ द आई. तो सिंपैथेटिक नर्व्स क्या करती हैं? दे कॉज द डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल. और अगर उसके ऊपर प्रेशर होगा तो व्हाट विल कॉज? इट विल कॉज द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल. सो व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज मियोसिस. नाउ द सिंपैथेटिक नर्व्स आल्सो सप्लाई द मसल्स ऑफ टार्सल प्लेट. टार्सल प्लेट क्या होती है? टार्सल प्लेट बेसिकली हमारा जो आईलिड होता है वहां पे प्रेजेंट होती है एंड वो उसको एलिवेट रखने में मदद करती है. जो भी मसल्स हैं जो अटैच रहती है टार्सल प्लेट को, उसको एलिवेटेड रखती है. अगर सिंपैथेटिक नर्व्स के ऊपर प्रेशर बढ़ता है तो इन मसल्स का फंक्शन लॉस हो जाता है एंड क्या होगा? देयर विल बी ड्रूपिंग ऑफ आईज. ओके, सो दिस इज व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ क्लस्टर हेडेक. नाउ इसी के साथ हम जो हमारा जो क्लस्टर हेडेक है उसके क्लिनिकल फीचर्स समझ लेंगे तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड हाउ टू आइडेंटिफाई द पेशेंट्स ऑफ क्लस्टर हेडेक. ओके, सो इस तरीके का हेडेक मैंने क्या बोला? माइग्रेन के जैसा यूनिलैटरल होता है, एक साइड में ही प्रेजेंट होगा. कहां पे होता है? इट इज मेनली प्रेजेंट अराउंड योर आईज. इट इज मे बी प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ योर फोरहेड. ओके, सो ये अपना एरिया रहता है. सेकेंड, थर्डली ये किस तरीके का होता है? जैसे माइग्रेन हम बोलते थे इट इज हैमरिंग लाइक पल्सटाइल हेडेक रहता है. ये हेडेक कैसा होता है? इट इज वेरी शार्प. इट इज लाइक बर्निंग लाइक सेंसेशन मे बी प्रेजेंट ओवर द फोरहेड एरिया. तो बहुत ही शार्प टाइप का पेन ऐसे वाले क्लस्टर हेडेक के पेशेंट्स को महसूस होता है. इट मे स्टे फ्रॉम एज लेस एज 5 मिनट्स टू 3 hours. तो एक बार चालू होता है तो इट कैन स्टे फॉर अबाउट 3 to 4 hours. One more common feature जो इसके नाम में ही है, क्लस्टर हेडेक. So it happens in clusters. So कुछ पेशेंट रहते हैं जिनको क्लस्टर हेडेक का अटैक आता है, रहता है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना रहता है and then he is pain free for 1 to 2 years and even for 4 to 5 years and again the cluster headache comes back. So when it comes, it happens in episodes. तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट में देखा जाता है कि एक दिन में 1 to 8 episodes of cluster headaches the patient can experience. Now clinical features में जो associated symptoms पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से देखे जाते हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए. क्या क्या थे वो? दे आर एक्सेस लैक्रिमेशन, दैट इज टीयरिंग ऑफ आईज, राइनोरिया, दैट इज वाटरिंग ऑफ नोज, redness of eyes, hyperemia because of hyperemia, then there is ptosis and there is meiosis. So these are the associated parasympathetic symptoms which are seen in the patients of cluster headache. One more typical feature which is present in the patients of cluster headache is that the patients are very very restless. वो एक जगह पे कहीं बैठते ही नहीं है, इधर उधर घूमते रहते हैं and they are very 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 disturbed. Now coming to the treatment part of cluster headache, like migraine, we divide the treatment into 2 parts. One is the abortive therapy and one is the prophylactic therapy. Okay, one abortive therapy is basically to ameliorate the immediate headache that has or immediate attack of cluster headache that has happened in the patient. Now the most you can say unusual treatment for the patients of cluster headache is giving high flow or high concentration oxygen. We don't know the mechanism how it happens. Tentatively the hypothesis is that the oxygen in high concentrations causes the vasoconstriction of the vessels. Because of vasoconstriction, the neurogenic inflammation is reduced and there is reduction in the intensity of headache. Now how to give oxygen? Oxygen has to be given in high concentrations. So we generally use the non-rebreathing masks and the oxygen that is given is at the rate of around 6 to 10 liters per minute and which can bring about the reduction in intensity of pain. Now अगर ऑक्सीजन देने के बाद भी पेशेंट को पेन अगर कंटिन्यूस है then the medications that are tried are the first group is your triptans. Triptans we have seen in our earlier video is the 5-hydroxytryptamine agonist or a serotonin agonist. So serotonin we know
that serotonin agonist, what will do? It will cause the vasoconstriction and reduce the neurogenic inflammation. Now, if your triptans are not working, then the next group that has to be tried is your dihydroxyergotamine group of drugs. What it is? It is a non-selective 5-hydroxytryptamine agonist. Again, it will cause the vasoconstriction and will bring about the reduction in the neurogenic inflammation. However, since it is non-selective, it may itself cause a bit of nausea and vomiting. So if these drugs are not helping the patient, then we can do something called as sphenopalatine ganglion block. This can simply be done by instilling 10 ml of around 4 to 10% of lidocaine. It has to be given at the most posterior aspect of your nasopharynx, where is the location of your sphenopalatine ganglion. So with this lignocaine, the sphenopalatine ganglion sensitivity is reduced, and that ultimately reduces your headache. Now these are the abortive therapies. Now coming to the prophylactic therapies, if the clusters or the episodes of cluster headache are frequent, then we go to the prophylactic therapy. So in prophylactic therapy, the drug of choice that is used is your calcium channel blocker, which is verapamil. So we exactly don't know how it acts, but the hypothesis is the genetic mutations for cluster headache are mainly related to the calcium channel abnormalities, and verapamil, by acting on these calcium channels, brings about the reduction in the cluster headache. Now, if verapamil is not active or it is not helping the patient, then the next group of medications that can be tried are your anticonvulsants like topiramate. So if these prophylactic drugs are not helping, then we generally give these patients a pulsatile dose, a small dose, pulsatile dose of steroid, which will actually reduce the neurogenic inflammation and bring about the reduction in the intensity of headache. An interventional pain physician basically does an intervention called as sphenopalatine ganglion radiofrequency neurectomy. So with the help of a radiofrequency needle, under the guidance of an X-ray, needle is put as close to the sphenopalatine ganglion as possible, and we do the radiofrequency neurectomy and neuromodulation, which will reduce the sensitivity of sphenopalatine ganglion, and ultimately the attacks of cluster headache are ameliorated. So these are all the treatments which are currently available for the treatment of cluster headaches. I hope you like this video. If you want more of such videos with more and more of information, then please write to us. Please comment us in the comment section. We'll be very happy to make new videos which you are interested in. Thank you.